कम्युनल टेंशन हो, कास्टिज्म हो, कुछ और टेंशन हो, कुछ झंडा हो, कुछ हनुमान चालीसा हो, कुछ अजान हो, तो पॉलिटिकली जीतने में आसानी रहती है। अब ये एक सबसे बड़ी ये है कि हमको तो जो काम किया है उसमें बात करनी। पंजाब के चुनाव हुए तो वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई और अब आम आदमी पार्टी का फोकस अगली बार हिमाचल पर है। तो ये जो चढ़ाई एक नए पैसेंजर की हुई है, इसके लिए कितना उस डेस्टिनेशन में जगह है। ये जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, ये पार्टी जो है ये शहरों तक सीमित है, गाँव में उसको पहुंचने में कठिनाई होगी, पहाड़ चढ़ने में तो बहुत ज़्यादा सांस फूल जाएगी। इस चुनाव में एक फर्क है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में उतरी तो लोगों ने कहा कि बिना दूल्हा की बारात है, लेकिन इस बार तो दूल्हा है। तो देखिए, एक पार्टी का हमारा निर्णय करने की एक प्रक्रिया है कि चुनाव कैसे जीता जा सकता है और चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है। नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। इस साल 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नज़र खास तौर से लगी है। वहाँ सरकार की वापसी होने की बात है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अक्सर ये रहा है राजनीतिक अनुभव और हिस्ट्री कि वहाँ सरकारें अक्सर बदलती रहती हैं। हिमाचल प्रदेश वैसे भी आप जानते हैं पहाड़ी प्रदेश है, ऐसा मैं जाता हूँ तो एक बार चढ़ना भी मुश्किल होता है। तो पहाड़ पर दोबारा सरकार की सवारी करने के लिए चढ़ाई करना कितना आसान काम है, कितना मुश्किल है, कितनी चीज़ें चल रही हैं, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब। ठाकुर साहब जवान आदमी हैं, पार्टी को उन पर भरोसा है, इसलिए उम्मीद है उन्हें कि वो चढ़ाई चढ़ी जा सकती है। ठाकुर साहब का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएँ भी हैं। थैंक यू। प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा मुझे लगा बातचीत में कि उनको बड़ी उम्मीद है आपसे कि ये चढ़ाई दोबारा आप चढ़ लेंगे। क्या तैयारी आपकी? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। मैं उनका आभारी हूँ। उनका हिमाचल के प्रति बहुत स्नेह है और हमसे भी बहुत स्नेह है। उनके मार्गदर्शन में हमने 4.5 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में सरकार में काम करते हुए पूरा किया और मैं कह सकता हूं कि दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत बेहतरीन, हालांकि कोविड का संकट बीच में रहा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बेहतरीन तरीके से हमने सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया। हिमाचल एक शांत प्रदेश है और वहाँ की एक संस्कृति है, पहाड़ी संस्कृति। हमने उसके अनुरूप हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, हर क्षेत्र में विकास। और जो खास तौर से जो हिमाचल की पॉलिटिक्स में, जो राजनीति में एक बहुत लंबे अरसे से एक आ गया था कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ काम करने की एक होड़ जैसी लग पड़ी थी, उसको हमने पूर्ण विराम दिया है। हम काम पर फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपका प्लान है कि यदि दोबारा सरकार बनती है तो क्या योजना आप लेके चल रहे हैं? क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं कि दोबारा सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे? देखिए, एक तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हम 4.5 साल के कार्यकाल में 2 साल कोविड में ही उलझे रहे। बहुत ज़्यादा, बहुत सारे जो हमारे प्लान्स थे, जो हमको अब की बार करने थे, एग्जीक्यूट करने थे, उनको कुछ को एग्जीक्यूट करने के साथ साथ उसको पूरा करना था। उसमें कठिनाई आई, परेशानी भी आई, लेकिन उसके बावजूद अगला कार्यकाल हम चाहते हैं कि ऐसा एक कम से कम एक कार्यकाल ऐसा होना चाहिए जहाँ इस प्रकार की कठिनाई ना हो, कोविड जैसा संकट ना हो। अगर उसमें पूरे प्लान के साथ जब उतरते हैं तो स्वाभाविक रूप से परिणाम बहुत बेहतर होंगे। और हिमाचल प्रदेश में जो आने वाले समय के लिए हमारा एक लक्ष्य है कि हमारे हर क्षेत्र में, एजुकेशन के सेक्टर में अच्छा काम हुआ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। हेल्थ के सेक्टर में बहुत बेहतरीन काम हुआ है, अच्छा किया है। हमने बहुत ज़्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्ट्रेंथन किया इन 2 सालों में, जब से कोविड का दौर आया है। आज तक के हिमाचल के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई स्ट्रेंथन हुआ तो हमारे अभी इस दौरान हुआ है। और इसके अलावा जो हमारा तीसरा सेक्टर, इम्पोर्टेंट सेक्टर हिमाचल की दृष्टि से, वो है टूरिज़्म का सेक्टर। और उस टूरिज़्म के सेक्टर में हमने प्रयास किया है कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के साथ नई डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए, जो महत्वपूर्ण है। टूरिस्ट स्टेट के तौर पे ज़्यादा डेवलप हुई है हिंदुस्तान का, खास तौर से नॉर्थ इंडिया का जो टूरिस्ट है वो वहाँ जा रहा है, श्रद्धालु जिसे आप कहते हैं।
पहले हिमाचल को भी देवभूमि कहा जाता था, लेकिन उत्तराखंड ने अपने आप को देवभूमि के तौर पर एस्टेब्लिश कर लिया। फिर मैंने देखा कि केंद्र सरकार की भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्कीम्स हैं, वो ज़्यादातर स्कीम उत्तराखंड में चल रही है कि नहीं चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फोकस सारा उत्तराखंड पर है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, उत्तराखंड का टूरिज्म वहाँ पर उसको एक बूस्ट मिला, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और ख़ास तौर से धार्मिक पर्यटन जो है वहाँ पर जो है उस तरह से उन्हें, और वहाँ पर गंगा है, गंगोत्री है, इन सारी चीज़ों के कारण एक महत्व उनको मिला और उन्होंने फोकस भी उसी पर किया। उसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर अलग जगह, मसूरी एक डेस्टिनेशन है, एक दो जगह और उनके टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन उन्हें भी उसमें इम्प्रूव किया। लेकिन वो दुर्गम डेस्टिनेशन हैं, उत्तराखंड के डेस्टिनेशन दुर्गम है। हाँ, दुर्गम है। लेकिन जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, तो हिमाचल प्रदेश में मैं इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा टूरिज़्म थोड़ा हट करके है। उस तरह के टूरिज़्म की डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए हमको थोड़ी कठिनाई है, क्योंकि उस तरह का केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसा स्थान हमारे पास हिमाचल प्रदेश में कम है। इस तरह से हैं, छोटे छोटे स्थान हैं ऐसे, लेकिन उस तरह की बड़ी संभावना जिसको हम कह सकते हैं, उस तरह की संभावना हमारे पास जो टूरिस्ट आता है, वो टूरिस्ट 12 महीने का टूरिस्ट आता है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, ये हमको लाभ है। करेक्ट कर सकते हैं कि आज से 30 साल पहले हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन हिमाचल होता था, शिमला होता था। स्पेशली यंग जो कपल्स हैं, यूथ है, हनीमूनर्स का कपल, रिलीजियस टूरिज्म नहीं था हिमाचल में, लेकिन कपल्स ज़्यादा थी। क्या आपको लगता है कि वो कंपटीशन में आप पीछे हो गए हैं? क्योंकि अब वो ज़्यादातर या तो इंटरनेशनल प्लेसेस पे जाने लग गया है, या फिर गोवा या कुछ और? नहीं, अभी तक भी कायम है उस तरह से। हमारे पास जो है वो नए जो कपल जो शादी के बाद घूमने के लिए आते हैं, जिसमें मनाली, धर्मशाला और शिमला ऐसी डेस्टिनेशन है, वो बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। और वो कश्मीर का जो टूरिस्ट था वो क्यों डाइवर्ट नहीं हुआ आपको, जबकि उसका फायदा मिल सकता है? कश्मीर का टेररिज्म से टूरिस्ट, धर्मशाला के लिए काफ़ी टूरिस्ट डाइवर्ट हुआ, पर्टिकुलरली कश्मीर डिस्टर्ब होने की वजह से वहाँ का टूरिस्ट काफ़ी आया। आपने कभी बात कहा सर कि हिमाचल, जो पॉजिटिव बात आपने कहा कि हिमाचल एक शांत प्रिय स्टेट है, ये बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव और देश के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अभी तक के पॉलिटिकल हिस्ट्री कहती है यही सबसे बड़ा नुकसान करता है पॉलिटिक्स में। कम्युनल टेंशन हो, कास्टिज्म हो, कुछ और टेंशन हो, कुछ झंडा हो, कुछ हनुमान चालीसा हो, कुछ अजान हो, तो पॉलिटिकली जीतने में आसानी रहती है। अब शांत क्षेत्र तो सारा काम ही दिखाना पड़ता है जयराम साहब को। नहीं, ये एक सबसे बड़ी ये है कि हमको तो जो काम किया है उस पर बात करनी पड़ती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये तो ज़्यादा मुश्किल दूसरे स्टेट में कोई एक ऐसा इशू खड़ा हो जाता है और उस इशू के कारण सारा चुनाव अलग डायरेक्शन में अलग परिस्थिति का बन जाता है। वो सारी सिचुएशन हिमाचल प्रदेश में बनने की, क्योंकि कानून व्यवस्था हिमाचल में अच्छी है, कानून व्यवस्था के साथ साथ में हमारे कम्युनल टेंशन नहीं है और कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट नहीं है। थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें चलती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की बात नहीं है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि डेवलपमेंट के काम जो हमारे हिमाचल प्रदेश में अब की बार हुए हैं, हमने अलग हट करके इनिशिएटिव लिए हैं। यानी कि पिछली सरकार में 5 साल में कौन सी योजना चलाई, आज अगर हम किसी को पूछेंगे तो कोई आदमी खड़ा होकर, 1000 आदमी भी होंगे, उनके बीच में भी एक आदमी खड़ा होकर के बताने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने छोटे छोटे इनिशिएटिव लिए और उन छोटे इनिशिएटिव्स के माध्यम से लोगों को, गरीब लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए जो प्रयत्न किए हैं, वो आज लोगों के जुबान पर है। वो एक, मैं कह सकता हूँ कि वो दावे के साथ कह सकता हूँ, उसका एक इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एक और मुश्किल है जो मैं समझता हूँ हिमाचल की किसी भी सरकार के लिए, वो ये है कि हिमाचल हिंदुस्तान के उन राज्यों में से है जहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का नंबर सबसे ज़्यादा है। और पिछली हिस्ट्री देखें तो यदि एम्प्लॉयज़ नाराज़ हो जाता है तो वो सरकारें बदलने में बड़ी भूमिका निभाता है। अभी राजस्थान सरकार ने एक ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की, ऐसा दबाव हिमाचल में भी बन रहा है। क्या आप सोचते हैं कि इस पर कुछ काम हो रहा है या करना चाहिए या मुश्किलात है? देखिए, ये विषय आपने जो कहा ये सही कहा आपने कि अगर पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को अगर हम ध्यान में रखें तो पूरे देश भर में शायद हिमाचल पहला राज्य है जहाँ पर हाईएस्ट नंबर जो है वो कर्मचारियों का है। हमारे 2 लाख से ऊपर जो है हमारे कर्मचारी हैं और लगभग इतने हमारे पेंशनर्स हैं और लगभग 40,000 से ऊपर हमारे पास
जो आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारी हैं। तो इस प्रकार से कर्मचारियों का नंबर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है और वो भूमिका भी निभाते हैं, निश्चित रूप से निभाते हैं। तो जहाँ तक आपने जो राजस्थान ने घोषणा की, छत्तीसगढ़ ने जो घोषणा की, जो ओपीएस वाली जो घोषणा की है, वो घोषणा जो की है, घोषणा तो कर दी उन्होंने, लेकिन वहाँ पर भी उनके सामने प्रश्न खड़ा हो गया कि आखिरकार इसको लागू कैसे करना है, क्योंकि एमओयू में वो स्टेट एंटर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, और एमओयू में जो एंटर होने के बाद एक जो है लीगल उसकी एक उसका एक इम्पैक्ट है उसका, तो उसको ऐसा सरकार, प्रदेश की सरकार अपने आप अनाउंस करके सारी चीज़ों को लेकर के वो नहीं कर सकती। और दूसरा, जो पैसा वहाँ पर जमा है, जो करता है पैसा, और जो पैसा वहाँ पर जमा है, वो जिस कंपनी के साथ जमा है, उसने प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पैसे को, वो उसको पैसे कैसे वापस लेंगे, वो भी कमिटमेंट के साथ उनने इन्वेस्टमेंट की होगी कहीं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए कर्मचारियों के लिए, मुझे लगता है कि इतना सरल नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ओपीएस वाला इशू जो है, ये उस वक्त लागू हुआ है जब हिमाचल प्रदेश में सरकार भी कांग्रेस पार्टी की थी। एमओयू साइन कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान हुआ, और इस कारण से कांग्रेस को इसका बहुत लाभ मिलेगा, और वही, क्योंकि उन्होंने लागू करने वाले वही थे, तो इस बात को भी हम लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो कर्मचारियों का मुद्दा है, उसका कोई रास्ता निकले, कोई अलग उसका सॉल्यूशन निकले। मुझे लगता है कि ओपीएस लागू करने की जो घोषणा राजस्थान और छत्तीसगढ़, दो प्रदेशों ने जो की है, उसमें वो व्यवहारिक रूप से उसको अंजाम पहुंचाने, मतलब देने की स्थिति में हो नहीं पाएंगे, क्यों इम्प्लीमेंटेशन पर वहाँ हाथ खड़े कर दिए। हमारे अधिकारियों से वहाँ पर बातचीत होती है, हमारे पॉलिटिकल लोगों से बातचीत, तो हाथ खड़े हैं वहाँ पर सरकार के। जितनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन उसकी आएगी, उसको राज्य जो है वो बहन करने की स्थिति में है ही नहीं वहाँ, ना छत्तीसगढ़ का है ना राजस्थान का है। तो ऐसी स्थिति में मुश्किल आएगी उनको। और दूसरी बात, जो पैसा जो है जो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट हो चुका है, तो उसको बिना कंडीशन के जो है उसको वापस, लीगल इम्प्लीकेशन जो उनके, उसको वापस ले नहीं सकते उस तरह से। इसलिए कहने के लिए तो कह दिया उन्होंने, लेकिन करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है उनके लिए। लेवल पर कुछ तय किया जाए निश्चित पॉलिसी रूप से, डिसीजन के तौर पर। तो सेंटर का आपने जिक्र किया, सेंटर ने कल एक बड़ा फैसला किया, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की। तो कल रात को मेरी बात हो रही थी, तो आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि अब ये राज्य सरकारों को भी इसमें पहल करनी चाहिए कि वो अपनी क्या मदद कर सकें। क्या हिमाचल में आप ऐसा सोचते हैं? जैसे पिछली बार भी नवंबर में जब किया गया था, तो कुछ सरकारों ने किया, कुछ सरकारों ने नहीं किया। नहीं, देखिए, नवंबर में जब डीजल और पेट्रोल की कीमतों में काफ़ी इंक्रीज हुई थी, तो उस वक्त हमने स्टेट के लेवल पर अपने निर्णय लिए हैं, और निर्णय जो लिए हैं, हमने प्रदेश और केंद्र सरकार के सभी नेताओं के साथ चर्चा करने के बाद निर्णय लिया, और उस निर्णय पर हम आज भी खड़े हैं। लेकिन अभी तो मैं विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत बड़ी राहत इस वक्त जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, और उसके साथ गैस में भी जो कमी की है, उसमें भी उन्होंने कमी की है। तो वो एक बहुत बड़ी राहत जो है वो पूरे देश के लोगों। सर, हिमाचल की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो अभी तक वो मोर और लेस बाईपोलर स्टेट रही है। कांग्रेस और बीजेपी वहाँ पर सरकार में भी रही है और पॉलिटिकली डेवलप्ड है। अब क्या हुआ, पिछले दिनों पंजाब के चुनाव हुए, तो वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, और अब आम आदमी पार्टी का फोकस अगली बार हिमाचल पर है। अब कालका तक तो पहुँच ही गए, कालका से थोड़ा सा ऊपर चढ़े सड़क पर तो परवाणू आ जाता है, परवाणू मतलब हिमाचल पहुंच जाता है। तो ये जो चढ़ाई एक नए पैसेंजर की हुई है, इसके लिए कितना उस डेस्टिनेशन में जगह है? देखिए, एक तो जो आपने एक बात कही, बिल्कुल सही बात कही कि हिमाचल प्रदेश में दो दलों के सिवाय तीसरे दल को कोई अधिमान आज से पहले मिला नहीं है। बहुत प्रयत्न हुए, बहुत प्रयास हुए, लेकिन बहुत बड़ी सफलता उसमें हासिल नहीं हुई। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो अभी तक की जो परिस्थिति है, अभी तक भी गंभीरता नहीं, तीसरे दल के प्रति कतई भी गंभीरता लोगों के बीच में नहीं, एक बात। और दूसरी बात, जो पंजाब का चुनाव, वो अलग परिस्थितियों का चुनाव था, वहाँ के हालात बहुत अलग तरह के थे, परिस्थितियाँ बहुत अलग तरह की थी, उनका कंपैरिजन हिमाचल के साथ किया नहीं जा सकता है।
और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि कालका तक उसके बाद हमारा परवाणु क्योंकि शुरू चढ़ते ना, होता मैं तो है, सड़क से ही जाता लेकिन रहा हूँ हिमाचल में, तो वही बस है। कालका जी से चढ़ते हैं तो सब। हाँ, परवाणु से, लेकिन आपने ये भी तो देखा होगा कि वहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। चढ़ाई में मैदान के लोगों को चलना इतना सरल नहीं है। ये जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, ये पार्टी जो है ये शहरों तक सीमित है, गाँव में उसको पहुँचने में कठिनाई होगी, और पहाड़ चढ़ने में तो बहुत ज़्यादा सांस फूट जाएगी उनकी। तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संभावना नहीं है। वो प्रयत्न कर रहे हैं। हिमाचल के लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली बहुत अलर्ट हैं, बहुत एक्टिव हैं, वो सारी चीज़ों को समझते हैं। और ऐसी चीज़ों में जो है वो तीसरे दल को क्यों जगह नहीं मिल पाई आज से पहले, कारण उसका यही है कि वो समझते हैं कि तीसरा दल बेहतर नहीं करने वाला है। तो आप समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो क्या मजबूत विपक्षी दल है अभी? क्योंकि वीरभद्र जी अब नहीं हैं, सुखराम जी जैसे लोग भी आपके इलाके के लोगों में से रहे हैं। सुखराम भी एक बड़ा नाम था, हालांकि वो कांग्रेस में बहुत समय नहीं रहे। क्या कांग्रेस की कोई ऐसी लीडरशिप है जो आपको चैलेंज दे सकती है पर? स्वाभाविक रूप से देखिए, एक बात है कि बड़ी लीडरशिप भले ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी है वहाँ पर। और ये बात सच है कि बहुत लंबे अंतराल के बाद जो है वो बड़े नेतृत्व जो होते थे उनके पास, कांग्रेस के पास, वो उनके पास इस बार नहीं है। लेकिन फिर भी हटफिर करके वो चुनाव उनके ही नाम पर लड़ना चाह रहे हैं। अभी भी बाई इलेक्शन जीत लिया ना आपके रहते हुए भी उन्होंने। हाँ, ये एक जिसका एक लाभ उनको निश्चित रूप से हुआ, क्योंकि सहानुभूति और श्रद्धांजलि के नाम पर ये पिछला जो चुनाव जिसमें उनको थोड़ी कामयाबी मिली, 1% वोट से, सिर्फ 1% वोट से उनको लाभ मिला, तो उस उम्मीद में फिर से वो इसी स्ट्रेटजी के हिसाब से मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने जो है वो प्रतिभा सिंह को वहाँ पर पार्टी का प्रधान बनाया है वहाँ पर, इस उम्मीद में। लेकिन अब बार बार ये सारी चीज़ें चलेंगी, सदैव ये श्रद्धांजलि और सहानुभूति चलेगी, इस चीज़ की मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संभावना नहीं है। और दूसरी बात, एक बात मैं और भी कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का पूरे देश भर में जो एक परिदृश्य बना हुआ है, उस परिदृश्य के कारण जो है कांग्रेस पार्टी में आज बहुत बड़ा बिखराव हिमाचल प्रदेश में है। बड़े बड़े प्रदेश में जहां कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे अरसे तक रही है, वहां आप जो उत्तर प्रदेश में आप अंदाज़ा लगाइए, 400 से भी ज़्यादा सीटों में से मात्र 2 सीटों पर आए हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत नहीं, उनको उम्मीद इसलिए क्योंकि वो हिमाचल की पॉलिटिकल हिस्ट्री कहती है भी अब की बार तो मेरी बारी है। नहीं, तो बारी के हिसाब से बात कहें, लेकिन उनको इस बात को भी समझना होगा, मुझे लगता है कि अब की बार जिन 4 प्रदेशों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, वहां भी ये बोलते थे, उत्तराखंड में नारा ही था कि अब की बारी हमारी बारी, लेकिन वो बारी आई नहीं। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद वहां पर फिर कोई सरकार रिपीट हुई है, तो बारी वाला दौर समाप्त हो गया है ये। और ये जो है रिवाज खत्म जब हुआ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में भी खत्म होगा। अब की बार भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से हमारी ओर से प्रयत्न यही होगा, प्रयत्न क्या, हम निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे और बहुत आराम से सरकार बनाएंगे। सर क्या बोलूँ मैं, आपने बात बहुत सही कही कि कांग्रेस में बिखराव है, ये सब है, लेकिन मैं इतने समय से पार्टी को, बीजेपी को देख रहा हूँ, वहाँ ज़्यादातर बार पार्टी अपने ही लोगों से हारती है। देखिए, ऐसी कुछ चीज़ें रहती हैं जब पार्टी दूसरे लोग चैलेंज कम होते हैं, घर की लड़ाई जो है, घर का जो चैलेंज है वो मुश्किल करता है। ये स्वाभाविक रूप से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रतिस्पर्धा होती है विदिन पार्टी, ये भी एक दौर रहता है। कई बार वो हेल्दी अगर कंपटीशन हो तो उसमें पार्टी को लाभ भी होता है, लेकिन कई बार इस कुछ जगह नुकसान भी हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीज़ों को सावधानी के साथ हैंडल करने की ज़रूरत रहेगी, निश्चित रूप से रहेगी, हम वो करेंगे भी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिमाचल से हैं, तो ये ताकत भी हो सकती है, कमजोरी भी हो सकती है, कैसे आप इसको देखते हैं? वो तो ताकत है, निश्चित रूप से हिमाचल के लिए, एक छोटे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज पहली बार ऐसा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी स्टेट से हो, तो ये चैलेंज भी है एक तरह का। जी, ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और हिमाचल, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास तो देश भर की जिम्मेदारी होती है, तो फिर केवल कहने के लिए होता है कि भाई वो हिमाचल से हैं, क्या वो स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी तो पूरे देश की है और उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ी है। 4 प्रदेशों में हम चुनाव, उनके अध्यक्षता में हम चुनाव जीते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ऐसे में मैं इस बात को भी कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भी निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष का प्रदेश है, इसका भी लाभ होगा।
और सबसे बड़ी बात हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के लिए कि हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री जी ऐसा स्नेह देते हैं, ऐसा मानते हैं कि जैसा मेरा अपना, मैं स्वयं हिमाचल प्रदेश से हूँ। बहुत कनेक्ट है उनका, बहुत ज़्यादा, क्योंकि संगठन में लंबे समय तक काम करते हुए बहुत वक्त गुजारा है वहाँ पर। उन्होंने एक सैकड़ों लोगों को जुबान से हरियाणा, हिमाचल, पंजाब में उन्होंने बहुत काम किया बहुत है काम संगठन के तौर पर। बहुत काम किया है, हर जगह वो घूमे हैं, ऐसी ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां आज भी सड़कें नहीं पहुंची, उस वक्त वहां पर मोदी जी पहुंचे हैं। आप भी पहुंचे हैं, आप एबीवीपी में रहे हैं, युवा मोर्चा में रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, आप भी संगठन का काम बहुत किया है, स्टेट को आप, संगठन में और पांच बार विधायक, ऐसे ही तो कोई बनता नहीं। स्वाभाविक रूप से इस बात के लिए मैं पार्टी का बहुत आभारी हूं कि पार्टी ने, संगठन ने मुझे काम करने का अवसर दिया। संगठन में छात्र जीवन से काम किया, अलग दायित्व पर काम किया, प्रदेश से बाहर रह करके काम किया, और उसके बाद प्रदेश में आकर के हमने काम किया। जिस क्षेत्र में जमानत जब्त होती थी उस क्षेत्र में कहा कि आपको पार्टी को खड़ा करना है। मुझसे पहले वहाँ पर उस क्षेत्र में जमानत नहीं बचती थी, लेकिन वहाँ उस विधानसभा क्षेत्र से मैं लगातार 5वीं बार विधायक हूँ। नहीं सर, आपका जैसे संघ से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी बड़ा जुड़ाव रहा, एबीवीपी से रहा, युवा मोर्चा से, लेकिन पार्टी में आजकल रिस्क फैक्टर बढ़ गया है, बहुत सारे नए चेहरे अचानक आ जाते हैं। ये स्वाभाविक रूप से इस तरह से, लेकिन मैं तो इस बात को मानता हूँ कि बहुत बड़ा एक अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वो नई जनरेशन के लिए दिया है, और विशेष तौर से जो एक उनने ऐसा निर्णय लिया है जिस निर्णय के कारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक अलग सी एक पहचान बनी कि परिवारवाद को, उनने कहा कि परिवारवाद को पार्टी के और जो है सरकार के बीच में नहीं लाना चाहिए, इसको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। उसके लिए किया भी उनने, और बहुत सख्त। अभी हम देख रहे हैं जिन प्रांतों में चुनाव हुए तो बहुत जगह से ऐसा लग रहा था कि भाई ये इसको टिकट मिलेगा, उसको टिकट मिलेगा, लेकिन एक ही बात प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि जिनके टिकट कटे वो मेरी वजह से कटे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत ओपन होकर के कहा, और परिवारवाद के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से आवाज़ रखी और उसको पार्टी ने स्वीकार किया। आज पार्टी में हमारा संगठन बहुत मजबूत है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन गया। ये कार्यकर्ताओं के बलबूते बना है, परिवार के बलबूते नहीं है। परिवार के बलबूते अगर पार्टी चली होती तो कांग्रेस पार्टी होती, तो परिवार से ही चल करके परिवार में ही खत्म होने की स्थिति में हो गई आज की तारीख में। इतना जोर से कह सकते हैं परिवारवाद के लिए बीजेपी में आजकल? नहीं, मैं कह सकता हूँ, मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि इतने सारे नाम हैं, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है, और मेरे से ज्यादा नाम आप जानते हैं कि परिवार के लोग कहाँ कहाँ किस पावर से, किस मौके से बैठे हुए, इस तरह से बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसको मैं दूसरे तरीके से पूछूं कि क्या हिमाचल प्रदेश को लेकर मैं ये विश्वस्त हो सकता हूँ, या हिमाचल की जनता आश्वस्त हो सकती है कि वहां पे परिवारवाद को मौका नहीं मिलेगा? नहीं, मैं इस बात को मैं कह सकता हूँ, प्रधानमंत्री जी बड़े स्पष्ट हैं। राजनीति में जो लोग आए हैं वो आगे बढ़े, लेकिन परिवारवाद के माध्यम से पार्टी को चलाना, सरकार को चलाना, ये कतई भी उचित नहीं है। जब तक मुझे तो इतना जरूर लगता है कि प्रधानमंत्री जिस बात को कहते हैं वो करते हैं। और हम यंगर जनरेशन को मौका दे रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन यंगर जनरेशन और एक्सपीरियंस का भी तो एक फर्क होता है। स्वाभाविक रूप से अनुभव का लाभ पार्टी में काम करने के सबको। आपने एयर कनेक्टिविटी की बात कही कि एयर कनेक्टिविटी कम है हिमाचल में, लेकिन हिमाचल में तो जो पहाड़ पर चढ़ पर, जो आपने कहा ना सांस फूलने लगती है मेरे जैसे लोगों की, तो जिसकी सांस ना फूले, हवाई जहाज से ना पहुंचे ना धर्मशाला, शिमला, कुल्लू, वो लीडर चाहिए, या जो पहाड़ पे चढ़ता चढ़ता इधर से गलियों से मंडी? प्रदेश में तो नेता वो बनेगा जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, जमीन पर पहाड़ चढ़ने वाला, पहाड़ उतरने वाला, फिर पहाड़ चढ़ने वाला। पहाड़ तो खत्म नहीं होता वहाँ, पहाड़ तो खत्म होता नहीं है। हाँ, जहाँ लगता है कि यहाँ चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं, फिर अगला चढ़ना पहाड़ पड़ता है, होता है, फिर अगला और ऊंचा पहाड़ होता है, तो जिंदगी निकल जाती है इस दौर में। सर एक आप करेक्ट कर सकते हैं, पिछले चुनाव में इस चुनाव में एक फर्क है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में उतरी तो लोगों ने कहा कि बिना दूल्हा की बारात है, कोई चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं था, कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद आपने उतारा, पार्टी चुनाव लड़ती रही, सब लोगों ने ये बात को बहुत इशू बनाया कि बिना दूल्हे की बारात चल रही। फिर अचानक आपको मिल भी गया दूल्हा, लेकिन वो बारात आधी तो चली गई थी रास्ते तक। अब लड़की वाले के दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते दूल्हा लाने से तो चलता नहीं काम, लेकिन इस बार तो दूल्हा है। तो देखिए, एक पार्टी का हमारा निर्णय करने की एक प्रक्रिया है,
कि चुनाव कैसे जीता जा सकता है और चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के साथ चर्चा करने के बाद निर्णय लेते हैं। हाँ, पिछली बार एक बार परिस्थिति ऐसी थी कि चर्चा हुई, चर्चा करने के बाद निर्णय ये हुआ था कि भी पहले मुख्यमंत्री का जो है वो उसकी घोषणा नहीं होगी, और वो दौर कैंपेन में चल भी पड़ा, सामूहिक नेतृत्व। और ऐसे में बीच में फिर कई बार पार्टी विचार करती है हालात परिस्थितियों में क्या उचित रहेगा, रिव्यू करते हैं, तो उसके बाद निर्णय हुआ और फिर उसमें नेतृत्व भी घोषित किया, चुनाव के बीच में घोषित किया। ये सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ तक नहीं, अब अभी की जो है बात ना, योगी जी को बनाया मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी जी को बनाया जबकि वो चुनाव भी हार गए, प्रमोद सावंत को बनाया, बीरेन को बनाया, तो फिर दूल्हा मौजूद है ना, फिर क्या कन्फ्यूजन है? मुझे कन्फ्यूजन है, ये पार्टी को कन्फ्यूजन। नहीं, वहाँ पर तो जहाँ कन्फ्यूजन नहीं है वहाँ पार्टी बड़े क्लियर कर देती है। कई बार हिमाचल में कोई कन्फ्यूजन नहीं है मुझे ना? तो अभी तक देखिए, हिमाचल प्रदेश मेरी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना है, मेरे जिम्मे एक काम है, वो काम है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से सत्ता मिलाना। मैं वो काम करूँगा। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि ये दूल्हा जो है दरवाजे तक ले जा सकता है ना बारात को? मैं पूरी ताकत के साथ लगा हूँ, पूरी ताकत के साथ हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू वेरी मच।